बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम आपने देखा था मल्टीप्लिकेटिव स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कैसे होती है, और ज़ाहिर है वो n+1 रूल जो होता है उसको इफेक्ट करती है। उसके मुताबिक जो स्प्लिटिंग होती है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। तो एक तो मल्टीप्लिकेटिव स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग से n+1 रूल पे असर पड़ता है। दूसरा जो है वो n+1 रूल का ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से n+1 रूल जो है वो ओबे नहीं होता। नाउ द स्पेक्ट्रा इन विच ऑल द रेजोनेंसेस आर अकॉर्डिंग टू n+1 रूल, those are called as first order spectra. And split link pattern according to n+1 rule, even complex multiplicative spectra are also included in the first order spectra. तो वो स्पेक्ट्रा जो n+1 रूल को फॉलो करते हुए स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग शो करते हैं पीक की, तो वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा कहलाते हैं। और हत्ता कि अगर वो मल्टीप्लिकेटिव स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग करके फिर भी NMR स्पेक्ट्रा बनाएं, तो उसको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होगा। आपको पता है कि जो स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रम का प्लूरल है। तो अगर n+1 रूल के मुताबिक स्प्लिटिंग हुई है और उसमें पीक्स बनी है, मल्टीप्लेट्स बनी हैं, तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा कहलाएगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हुई है तो और फिर NMR स्पेक्ट्रा आपको मिला है, तो वो भी कौन सा स्पेक्ट्रा होगा, वो भी फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा कहलाता है। लेकिन क्या होता है, स्पेक्ट्रा ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड्स आर हाउएवर more complex than predicted by n+1 rule. Or you can simply say that second point here is, this second point is that some of the compounds will show the splitting which is not according to n+1 rule. तो जो इस तरह के n+1 रूल के मुताबिक स्प्लिटिंग शो नहीं करेंगे, रेजोनेंस या पीक्स मुख्तलिफ प्रोटॉन्स की मुख्तलिफ कंपाउंड्स में, तो उसको आप क्या कहते हैं, नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा या ब्रेक डाउन ऑफ द n+1 रूल हो जाता है। वहाँ पे n+1 रूल जो है वो फॉलो नहीं होता। अब ये n+1 रूल कहाँ पे फॉलो होता है और कहाँ पे ये फॉलो नहीं होता, तो उसके लिए आप इस को देखें। इस ये है नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। अब दो तरह की चीज़ें आपने पढ़ी हैं। एक डिस्टेंस होता है बिटवीन द मल्टीप्लेट्स ऑफ द स्प्लिट पीक्स। उस स्पेस को, उस डिफरेंस को, उस डिस्टेंस को आप कपलिंग कांस्टेंट जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट जे। और एक जो है वो दो जो सिग्नल्स हैं, दो पीक्स हैं, दो मुख्तलिफ प्रोटॉन्स की, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप केमिकल शिफ्ट डिफरेंस से ज़ाहिर करते हैं। और यहाँ पे हम डेल्टा न्यू से हम उसको ज़ाहिर करते हैं, डेल्टा न्यू, डिफरेंस ऑफ दी फ्रीक्वेंसी।
अगर आपको शुरू में जो हमने NMR का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ पे देखा था कि इसके लोअर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो NMR स्पेक्ट्रम होता है उसके लोअर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम डेल्टा स्केल लेते हैं और डेल्टा स्केल जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ इंक्रीज़ करता है। डेल्टा स्केल 0 से लेकर 10 तक होता है ppm और ये होता है लोअर हॉरिजॉन्टल स्केल पे। और जबकि अपर हॉरिजॉन्टल स्केल पे NMR स्पेक्ट्रम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी भी राइट से लेफ़्ट को इंक्रीज़ करती है। जहाँ पे अगर आपको याद हो तो 0 ppm है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 0 है, 0 hz है। फिर जहाँ पे आपने इफ़ यू कैन रिकॉल, अगर आप वो दोबारा अपने ज़हन रिफ़्रेश करें कि जहाँ पे 1 ppm है तो उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो अपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस 300 hz है। फिर जहाँ पे 2 ppm है वहाँ पे 600 hz है। इस तरह आगे वो फ्रीक्वेंसी भी राइट से लेफ़्ट को इंक्रीज़ करती है और टास्क स्केल भी जो है वो राइट से लेफ़्ट को इंक्रीज़ करता है। तो डिफरेंस ऑफ दी केमिकल शिफ्ट को जो है वो डेल्टा न्यू से आप यहाँ पे ज़ाहिर करते हैं। तो वो कंपाउंड जिनमें जो डेल्टा न्यू है, डेल्टा न्यू, व्हाट इज़ डेल्टा न्यू? It is the difference in the chemical shift of the two peaks or two types of the protons of a compound. The difference in the chemical shift is delta nu, and the difference in the position of the line is the coupling constant J. तो यू हैव टू सी कि ये जो है वो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस जो है वो टू पीस का वो डेल्टा न्यू है और जो स्प्लिट पी के दरमियान जो डिफरेंस है वो है जे। अब इन दोनों का रिलेशनशिप जो आपने देखना है, इनका क्या रिलेशनशिप है। अगर तो ये जो डेल्टा न्यू है, डिफरेंस इन द केमिकल शिफ्ट दो पीक्स के दरमियान जो होता है वो, और जो डिफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्प्लिट पीक्स जो होता है वो जे होता है। तो अगर तो ये केमिकल शिफ्ट डिफरेंस बिटवीन द टू पीक्स इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 6 टाइम ऑफ द जे, तो कपलिंग कांस्टेंट से जितना भी कपलिंग कांस्टेंट है पीक्स का, उससे जो केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस है दो पीक्स का वो 6 टाइम से के बराबर हो या 6 टाइम से ज़्यादा हो। तो फिर तो वो आपको जो स्पेक्ट्रा देगा वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होगा। और फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा कौन सा होगा? विच विल ओबे n+1 रूल फॉर दी स्पिन स्प्लिटिंग और फॉर दी स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। और जहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं होगी, इवन इन दी मल्टीप्लिकेटिव स्प्लिटिंग, स्पिन स्प्लिटिंग, अगर वहाँ पे भी ये रूल अप्लाई हो रहा है। कौन सा रूल? कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो कि डिफरेंस इन दी केमिकल शिफ्ट ऑफ दी टू पीक्स इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 6 टाइम दी कपलिंग कांस्टेंट जे। तो फिर तो वो वाला जो हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होगा। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा वो होगा विच विल ओबे दी n+1 रूल फॉर स्पिन स्प्लिटिंग और फॉर स्प्लिटिंग ऑफ दी
रेजोनेंस और सिग्नल, और चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव स्प्लिटिंग हो या वो n+1 रूल के मुताबिक स्प्लिटिंग हो, तो दोज आर कॉल्ड एज, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है कि जो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ 6 टाइम द वैल्यू ऑफ द जे आर द कपलिंग कांस्टेंट, देन अगर वो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर spectra. Now if this condition is not fulfilled, that is the difference in the chemical shift value is not 6 times the value of the coupling constant J, तो then क्या होगा, that will not be the first order spectra. अब फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा की एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे ये कंपाउंड है 1,1,2 ट्राइक्लोरो 1,1,2 ट्राइक्लोरो इथेन। अब 1,1,2 ट्राइक्लोरो इथेन में क्या होता है, डिकपलिंग कांस्टेंट जे की वैल्यू है 8HZ, while the difference between the chemical shift positions of the CH proton and CH2 proton, two types of the protons are present, so two peaks or two resonances will be present in the NMR spectrum of 1,1,2 trichloroethane. तो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस जो कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है जे की वो 8HZ है, और जो ये है 1.8 है, 1.8 ppm, तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ 144HZ है। लेकिन अगर आप 1 जो ppm है दैट इज इक्वल टू 300HZ लें तो फिर भी 300 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे 8 है, तो इसी को अगर कंसिडर करें करेक्ट, तो देन फिर अगेन 8 को मल्टीप्लाई करें 6 टाइम के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 48HZ से क्या हो, ज़्यादा हो, यहाँ पे ये उससे ज़्यादा है, लिहाजा इसका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इस कंपाउंड का 1,1,2 ट्राइक्लोरो इथेन का, तो वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम होगा। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम मीन्स इट विल ओबे n+1 रूल। तो जब ये n+1 रूल को ओबे करेगा तो ये 1 पे 2 क्लोरीन है तो 1 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन क्या आएगा, इसके एडजेसेंट पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, ट्रिपलेट देगा, 2 हाइड्रोजन इसके एडजेसेंट कार्बन पे है, n+1, n इज़ नंबर ऑफ द हाइड्रोजन नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, तो n+1 3 होगा, तो ये जो ट्रिपलेट देगा ये हाइड्रोजन जो वो स्प्लिट पीक देगा विच विल बी ट्रिपलेट, और ये 2 हाइड्रोजन क्या देंगे, इनके एडजेसेंट पे 1 हाइड्रोजन है, तो n इज इक्वल टू 1, तो 1+1 डबलेट देगा ये CH2 प्रोटॉन्स। तो ये जो होगा इनकी स्प्लिटिंग जो होगी, स्पिन स्प्लिटिंग जो होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू दी n+1 रूल, और इसका स्पेक्ट्रम जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम होगा। अभी ये देखें कि अगर कुछ ऐसे कंपाउंड हों जिनमें जो डेल्टा न्यू है वो क्लोज हो, मतलब लेस देन 6 टाइम ऑफ द कपलिंग कांस्टेंट हो, तो उसमें
हम जो सिस्टम कंसिडर करते हैं उसको हम ए एक्स कंसिडर करते हैं, ए एक्स। तो जब ए एक्स का मतलब ये है कि ए और एक्स में क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट है। और यहाँ पे ये मतलब ये है कि यहाँ पे जो डेल्टा न्यू है, केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस है ए टाइप ऑफ प्रोटॉन और एक्स टाइप के प्रोटॉन में, वो ग्रेटर देन दैट ऑफ 6 टाइम टू दैट ऑफ द कपलिंग कांस्टेंट है। तो जब इस तरह का सिस्टम हो तो उसको आप क्या कहते हैं, ए एक्स सिस्टम। और ए एक्स सिस्टम को अभी आप यहाँ पे आप देखें, ये डेल्टा ए और डेल्टा एक्स है। अब ये इसमें क्या है कि ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है, किसके मुकाबले में, जे के मुकाबले में। इन दो पीक्स डिवाइडेड स्प्लिट पीक के दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत कम है। इन दो पीक के दरमियान जो कपलिंग कांस्टेंट है जे वो बहुत कम है। और डेल्टा न्यू जो है वो डिफरेंस ऑफ द केमिकल शिफ्ट बिटवीन दी टू पीक्स वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, सॉरी नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम इन अ मास स्पेक्ट्रम होगा। अब इसमें आप देखें, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 300 एच जेड, जे इज इक्वल टू 10 एच जेड। 10 को 6 टाइम करें तो कितना होगा, 60 एच जेड। और यहाँ पे कितना है, 300 एच जेड है। तो लिहाजा यहाँ पे केमिकल डिफरेंस ऑफ द टू पीक्स इज इक्वल टू 300 एच जेड, विच इज़ मोर देन दैट ऑफ 6 टाइम ऑफ द जे विच इज़ 10 एच जेड। जे की वैल्यू कितनी है, 10 एच जेड है, और इसको 6 टाइम करें तो कितना होगा, 60 है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ द केमिकल शिफ्ट इज़ 300। तो ए और एक्स के प्रोटॉन जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट है। और ये कैसा स्पेक्ट्रम है, ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम है। अब आप क्या करते हैं कि डिफरेंस ऑफ द केमिकल शिफ्ट कम करते हैं। 300 को कम करके कितना रिड्यूस कर दिया, 30 तक। तो 10 टाइम रिड्यूस किया है, 10 टाइम रिड्यूस कर दिया किसको, डिफरेंस ऑफ द केमिकल शिफ्ट को। और जो जे की वैल्यू है वही है, यहाँ पे भी 10 एच जेड थी, यहाँ पे भी 10 एच जेड है। 6 टाइम अगर आप इसको करेंगे तो 60 एच जेड होगा। तो ये कितना है, डिफरेंस इन द केमिकल शिफ्ट इज़ 30 एच जेड। तो वो कंडीशन जो 6 टाइम ऑफ दी कपलिंग कांस्टेंट जे थी वो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। लिहाजा यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होगा वो नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम होगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये दो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये पीक है दो, ये वाली स्प्लिट पीक जो है वो ये इन दो पीक से ज़ाहिर हो रही है, ये वाली। ये दो डबलेट जो वो स्प्लिट पीक है जो वो ये दो लाइनों से ज़ाहिर हो रही है। अब इसमें डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है। डिस्टॉर्शन का मतलब है शक्ल का बिगड़ जाना। अब पीक की शक्ल बिगड़नी शुरू हो जाती है। अब आप ये देखें, यहाँ पे तो इनकी इंटेंसिटी या हाइट जो थी अप्रॉक्सीमेटली डबलेट की क्या थी, एक जैसी है। यहाँ पे भी तकरीबन एक जैसी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम होता है तो इसमें अब आप देखें कि इंटेंसिटी जो साइड वाली पीक्स हैं उनकी कम हो गई है, और इंटेंसिटी जो इंटरनल पीक्स हैं स्प्लिट पीक्स की, डबलेट की इंटरनल पीक्स स्प्लिट पीक हैं, उसकी हाइट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इनकी हाइट कम होती है साइडों वालों की। जितनी इनकी हाइट कम होती है और इंटेंसिटी कम होती है, तो इतनी ही इंटरनल या सेंट्रल जो डबलेट की स्प्लिट पीक्स होती हैं उनकी हाइट उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। जितनी साइड वालों की कम होती है इतनी इंटरनल की उतनी ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह दूसरी के साथ भी यही होता है कि इस पीक को देखें, ये साइड वाली पीक की हाइट या इंटेंसिटी कम हो जाती है, सेंट्रल वाली पीक की हाइट या इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है।
तो अब यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे रेशो और इंटेंसिटी जो है वो रेशो ऑफ इंटेंसिटी, रेशो ऑफ हाइट जो है वो बराबर थी। यहाँ पे क्या हो, डिस्टॉर्शन बिगड़नी शुरू हो गई है। क्यों बिगड़नी शुरू हुई है कि डिफरेंस इन दी केमिकल शिफ्ट जो है वो लेस देन दैट ऑफ 6 टाइम दी वैल्यू ऑफ दी जे हो गई है। तो ये क्या हुआ, ये नॉन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। इनर पीक्स क्या होता है, इनलार्जेंस, ये लंबी हो जाती हैं, और साइड पीक्स क्या होती हैं, शॉर्टन्स, कम हो जाती हैं। अब आप और कम करें किसको, डिफरेंस इन दी केमिकल शिफ्ट को। यहाँ पे कितने 6 HZ रह गया है, बहुत कम हो गया है। और कपलिंग कांस्टेंट वही है 10 HZ। पहले केस में भी 10 HZ था, इस केस में, दूसरे केस में भी 10 HZ था, इस तीसरे केस में भी 10 HZ है। लेकिन अब डिस्टॉर्शन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ये सेंटर वाली दो पीक्स ओवरलैप करके क्या हो जाती है, एक पीक बन जाती है, और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये सेंट्रल वाली क्या है, ओवरलैप कर गई ये दो पीक्स, ये वाली पीक, ये पीक और ये पीक एक ओवरलैप कर गई। ओवरलैपिंग का मतलब है एक ही जगह पे दोनों मौजूद हैं, ओवरलैपिंग हो गई और इसकी हाइट और ज़्यादा हो गई। सेंटर वाली जो ये वाली सेंटर वाली के सेंटर के इर्द गिर्द जो दो पीक्स थी, ये एक ये छोटी पीक और एक ये छोटी पीक, ये इनकी हाइट और कम हो गई, ये तो डिस्टॉर्शन और ज़्यादा हो गई। जितनी डिफरेंस ऑफ दी केमिकल शिफ्ट कम होता जाता है तो डिस्टॉर्शन और ज़्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू थी, इसमें डिस्टॉर्शन हुई, इसमें और ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो गई कि अब 4 की जगह पे इसमें भी 4 थी, इसमें भी 4 पीक थी, इसमें क्या हो गई, इसमें एक सिंगलेट पीक बन गई तकरीबन, और साइड वाली बहुत छोटी हो गई हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है। तो जो डब्ल्यू थी अब ये क्या हो गई, ये ट्रिपलेट में शिफ्ट हो गई है। अब आप क्या करें कि वही दो टाइप के प्रोटॉन्स हैं, ए और एक्स, और किस तरह हो कि ये जो है वो ए बी टाइप की हो जाती हैं। ए बी का मतलब है कि ए और बी जो इनके दरमियान डिस्टेंस, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, लिहाजा ए और एक्स जो टाइप थी वो इसमें भी ए बी हो गई और इसमें भी वो ए बी टाइप होगी, मतलब डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए टाइप में शिफ्ट हो गई, मतलब जो दोनों हैं वो एक जैसे हो गए। डेल्टा न्यू केमिकल शिफ्ट में डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया, जे इज़ इक्वल टू 10 HZ। अब क्या होता है, इसकी डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, ये साइड वाली पीक बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये क्या हो गई, एक पीक बन के रह गई है। तो जो ये जो ए एक्स था, ये अब क्या हो गया, ए टाइप में चेंज हो गया है। दोनों जो प्रोटॉन्स हैं बिल्कुल जो मुख्तलिफ थे बिल्कुल सेम हो गए, और इसमें डिस्टॉर्शन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये तो क्या हो गया, n+1 रूल के मुताबिक हुआ, ये फ़र्स्ट आर्डर स्पेक्ट्रा हो गया। ये भी किसी हद तक फ़र्स्ट आर्डर स्पेक्ट्रा आप उसको कह सकते हैं, चूँकि ये n+1 रूल को ओबे कर रहा है। अगरचे डिस्टॉर्शन हो गई है, इसमें शक्ल इसकी बिगड़ गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नॉन फर्स्ट आर्डर स्पेक्ट्रम है और ये भी नॉन फर्स्ट आर्डर स्पेक्ट्रम है। तो फिर जनरल रूल जो है वो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो और डिफरेंस इन दी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में 6 टाइम का डिफरेंस हो, मतलब जो डिफरेंस इन दी केमिकल शिफ्ट है वो 6 टाइम हो एज़ कंपेयर टू दी कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू। तो फिर क्या होता है कि कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से
डिफरेंस इन दी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो क्या हो, 6 टाइम ज़्यादा हो, 6 टाइम या इससे ज़्यादा हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 टाइम यहाँ पे 60 बनते हैं तो ये 300 है, बहुत ज़्यादा है, तो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। और जैसे जैसे केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है और जो रेशो है कपलिंग कांस्टेंट और डिफरेंस इन दी केमिकल शिफ्ट में वो 6 टाइम नहीं रहती। केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस जो है वो दो पीस का वो 6 टाइम एज़ कम्पेयर टू कपलिंग कांस्टेंट नहीं रहता, तो फिर उसमें क्या शुरू हो जाती है, डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस क्या है, लेस हो गया, लेस देन दैट ऑफ 6 टाइम, तो डिस्टॉर्शन शुरू हो गई। फिर डिफरेंस और कम होता है केमिकल शिफ्ट का तो डिस्टॉर्शन और ज़्यादा हो जाती है। जब डिफरेंस ऑफ द केमिकल शिफ्ट ज़ीरो हो जाता है तो डिस्टॉर्शन या बिगाड़ जो है वो पीक्स की वो क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम पे आ जाती है। तो ये था क्या चीज़, ब्रेक डाउन ऑफ दी n+1 रूल। कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। इस केस में इसमें क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ n+ रूल हो गया है। इसमें भी क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ n+1 रूल हो गया है। तो जब तक तो ये कंडीशन फुलफ़िल होगी कि डिफरेंस इन द केमिकल शिफ्ट इज़ इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ 6 टाइम टू दैट ऑफ द कपलिंग कांस्टेंट जे, तो वहाँ पे तो वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो रेशो है डिफरेंस इन द केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू और नॉट ग्रेटर देन दैट ऑफ 6 टाइम टू दैट ऑफ द कपलिंग कांस्टेंट, तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन पीस की शुरू हो जाती है। और जितनी जितनी डिफरेंस इन द केमिकल शिफ्ट कम होती जाएगी उतनी डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम है, ये भी किसी हद तक फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम है। ब्रेक डाउन ऑफ n+1 रूल, अगरचे यहाँ पे पता नहीं चलता कि n+1 रूल का जो है वो ये भी क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ n+1 रूल है। यहाँ पे जो रेशो है ये क्वार्टेट लगती है रादर देन डबलेट, अलग अलग डबलेट के मुकाबले में ये क्वार्टेट लगती है। तो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे मुकम्मल ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे भी मुकम्मल ब्रेक डाउन ऑफ n+1 रूल हो जाता है। तो n+1 रूल को ओबे करने के लिए कौन सी कंडीशन है कि अगर डिफरेंस ऑफ द केमिकल शिफ्ट ऑफ द टू टाइप ऑफ द प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द 6 टाइम to that of the coupling constant which is the distance between the multiplate which is present, then it will be first order first order spectrum. And if the difference in the chemical shift of the two peaks is less than that of 6 times to the that of the coupling constant J, then it will be non first order spectrum, and here there will be breakdown of n+1 rule. So this was very important point where n+1 rule is obeyed and where n+1 rule is not obeyed. So here you cannot see it is a complex spectrum which is in which n+1 rule is broken down, and here you cannot apply n+1 rule. So this was about the last time we have studied that there are two factors due to which n+1 rule is not followed. One is multiplicative splitting, which we have studied yesterday,
और दूसरी बात क्या है जिसकी वजह से n+1 रूल फॉलो नहीं होता, वो है n+1 रूल ब्रेक डाउन। और वो ब्रेक डाउन कब होता है? जब डेल्टा न्यू जो है वो डिफरेंस इन द केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो 6 टाइम से, कपलिंग कांस्टेंट के 6 टाइम से कम हो, वहाँ भी ब्रेक डाउन होगा। तो दिस वाज these are two conditions. Number one, multiplicative splitting. Again, there n+1 rule is not obeyed. Second is breakdown of n+1 rule due to the different values of the delta nu as compared to the coupling constants. And remember, coupling constant is the difference between the two split peaks. Two lines of the split peak is called as coupling constant, and the distance or the difference between the two independent peaks is called as difference in the chemical shift. So this was about what are the conditions under which the n+1 rule is not obeyed. One is multiplicative splitting, other is the breakdown of n+1 rule. The second topic which we are going to study today is the instrumentation in the NMR spectrometer, instrumentation or NMR spectrometer, or the instrument, what is the instrument, how it works, and it gives the NMR spectrum in the NMR spectroscopy. Now here in the NMR spectrometer, what is used? A magnet is used, source of radio frequency is used, and amplifier is used. Now here what is present? Magnetic field is present. This is the sample tube. Here radio frequency wave source is present, and it is present surrounding the sample tube. Here magnet is present. It has a fixed value magnet, and usually here radio frequency source is used, and then radiation comes and circulate around the tube in which the sample is kept. So two type of the condition can be used. Either you keep the strength of the magnetic field constant, and you change the frequency of the radio frequency radiation, or in the second condition, radio frequency of the radio wave is kept constant or fixed, and strength of the external magnetic field is changed. So in this case here, strength of the magnetic field is changed. And how it is changed? Here there is present sample is kept between the two poles of the magnet, and here with this poles of the magnet, an electric magnet is also used, that the current amount of the current which is passed through that electric magnetic
electromagnetic field that is also changed. So in this way the strength of the magnetic field is changed on the sample. Here radio frequency source is present and radiations are coming, and it is also radiations are circulating outside this is the sample tube. Now what happens, radiations are coming and are circulating around the tube in which the sample is kept. So what happens, radiations of the specific frequency, and that frequency which is matching the precessional frequency of the proton, when these two become equal, then there is absorption of the radiation, and after absorption of the radiation there will be resonance, nuclear magnetic resonance of the protons. And when radiation will be absorbed, it will be detected by the radio frequency detector, how much energy is absorbed, and it is amplified, it is increased, the strength of the signal is increased, and then it is passed to the recorder, where recorder, when the absorption take place, the needle will move up and will come down when there is no absorption of the radio frequency waves or radio frequency radiations. So it will be horizontal. When radiations are absorbed, then the needle will move up. When no radiations are absorbed, it will the line will move down, and then horizontal line is formed. So in this way, this peak and these peaks are present in the NMR spectrum after the recorder has recorded the signal which is coming from the radio frequency detector. Now here this is the radio frequency source. Here magnet is present, and two magnets are present which have fixed strength, and then electromagnets are attached with these electromagnets are also used with this magnet, so that the strength of the magnetic field is changed, and the radio frequency source radiations are coming and are circulating around the test tube or tube in which the sample is kept. And when precession frequency of the radiation becomes equal to the precession frequency of the nucleus becomes equal to the frequency of the radiations of the radio wave, when these two becomes equal, then there is absorption will be detected by radio frequency detector, and then radio frequency detector will amplify the current or the signal which is coming, and then will record a graph or spectrum, and in this way you get the NMR spectrum. The number of different non-equivalent set of protons will determine the number of the non-equivalent set of the protons in the
compound. For today it is sufficient. Inshallah, next time we will discuss some more topics. Okay then, Khuda Hafiz.